स्वागत है आपका एक बार फिर। सौदा आपका में ऐसे बहुत से दर्शकों के सवाल आते हैं जो बाजार का फायदा तो उठाना चाहते हैं लेकिन उतार चढ़ाव से डरते हैं। ऐसे ही दर्शकों के लिए सौदा आपका में हर मंगलवार म्यूचुअल फंड पर हम चर्चा करते हैं। म्यूचुअल फंड का पैसा भी बाजार में ही लगता है लेकिन ये काम आपके लिए एक्सपर्ट्स करते हैं जिससे नुकसान का खतरा काफी कम हो जाता है। आज म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रुंगटा कॉर्पोरेट सर्विसेज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा। स्वागत है आपका और शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के साथ। पुणे से हमारे साथ सौरभ देशमुख जुड़ रहे हैं। सौरभ बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, हेलो, आई एम सौरभ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैंने टोटल 9,500 इन्वेस्ट किए हैं पर मंथ एसआईपी के थ्रू और मैंने 4 फंड में इन्वेस्ट किए हैं। एक एचडीएफसी प्रूडेंस है, एक फिडेलिटी टैक्स एडवांटेज है, एक आईडीएफसी इंपीरियल इक्विटी है और एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड है। और 9,500 आप हर महीने डाल रहे हैं या टोटल अब तक डाला है आपने? नहीं, 9,500 पर मंथ एसआईपी के थ्रू हर मंथ डाल रहा हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है। और मेरे जो गोल्स है वो है 15 lakhs in 10 years और 25 lakhs in 20 years फॉर चाइल्ड एजुकेशन, चिल्ड्रंस एजुकेशन और 1.5 अराउंड 1.5 करोड़ इन 25 years फॉर माय रिटायरमेंट। सो मेरी जो क्वेरी है वो है कि मैं जो अभी 9,500 इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें ये गोल कवर हो पाएंगे? अगर नहीं हो पाएंगे तो मुझे कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और किस फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ओके, हर्ष क्या कहेंगे आप? वेल सौरभ, आपका जो पोर्टफोलियो मैंने देखा है उसमें आपका सिलेक्शन ठीक है। आई मीन आपने जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम 14% CAGR अगर इक्विटी पे रिटर्न्स देखें तो आपका जो टारगेट है वो लगभग पूरा हो जाएगा। सिर्फ मुझे एक कंसर्न है कि आपने 1 करोड़ से 1.5 करोड़ का जो टारगेट अपने रिटायरमेंट के लिए रखा है आफ्टर 25 ईयर्स फ्रॉम नाउ, वो मुझे लगता है इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं किया है आपने। और इन्फ्लेशन अगर कंसिडर नहीं करते हैं तो शायद ये बहुत बड़ा रिस्क होता है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। सो अगर आप करीबन 500 रुपये और बढ़ा दें, 10,000 रुपये का अगर आप पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और करते हैं अगर, तो आपके सारे गोल्स जो हैं आपके चिल्ड्रंस के एजुकेशन का सब मिलाने के बाद आपके एट रिटायरमेंट आपके पास करीबन 4 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा, जो इन्फ्लेशन के ऑब्वियसली कंसिडर करके है। सो मेरा सजेशन ये होगा कि आप एग्जिस्टिंग फंड्स में बने रहिए। आपको जो अगर एक फंड और इंक्लूड करना है, क्योंकि आपके पास 4 फंड्स हैं, आप एक फंड और इंक्लूड कर सकते हैं और एक मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो SBI इमर्जिंग बिजनेसेस फंड में आप एक नया निवेश शुरू कर सकते हैं। तो आपके सारे गोल्स एट 14% CAGR फुलफिल हो जाएंगे। तो सौरभ, आप एक और फंड में फिलहाल इन्वेस्ट करने की स्थिति में हैं? यस हाँ, मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ओके, तो आपको एक और फंड फिलहाल हर्ष सुझा रहे हैं। क्या आपके सवालों के जवाब आपको पूरी तरह मिल गए या कुछ और सवाल है आपके दिमाग में? एक और क्वेश्चन पूछना था मुझे। मैंने एक फंड में इन्वेस्ट किया, आईडीएफसी इंपीरियल इक्विटी फंड, जिसमें मैं 2,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैंने इसका देखा है कि इसकी जो अभी रेटिंग है वो moneycontrol.com की साइट पे जो मनी कंट्रोल मीटर आता है, म्यूचुअल फंड मीटर, उसमें सेल ऑप्शन में आ रही है वो। तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसको हटा के दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? हर्ष? वेल सौरभ, आईडीएफसी इंपीरियल इक्विटी फंड एक लार्ज कैप फंड है, तो जब भी आप कोई भी फंड का परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं आप उसके बेंचमार्क से कंपेयर करिए। अगर एक लार्ज कैप बेंचमार्क जो अगर आप इंडेक्स का लेते हैं तो इंपीरियल इक्विटी फंड हैज आउट परफॉर्म दी उनका जो बेंचमार्क है। सो उस प्रकार से आप अगर चेक करते हैं तो द फंड हैज गिवन बेटर रिटर्न्स। अब बात आ जाती है रेटिंग्स की। अब ये रेटिंग्स क्या है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इससे निकल के कोई और फंड में जाएं, बट ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड आप ये देखिए कि आप हर टाइम रेटिंग चेंज होगी तो शायद आप अपना फंड चेंज करते रहें, स्विच करते रहें। वो आई डोंट थिंक विल बी राइट वे टू गो अबाउट इट। अगर आपका बेंचमार्क से बीट कर रहा है आपका फंड एंड इफ इट्स इन द टॉप 10 कैटेगरी ऑफ पीयर्स के साथ में टॉप 10 में है तो आप उसमें बने रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह है फिलहाल आपके सवालों के जवाब। अगले दर्शक की तरफ चलते हैं। अब हमारे साथ हेमंत शर्मा जुड़ रहे हैं दिल्ली से। शर्मा साहब बताइए क्या है आपका सवाल? नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए। सर मैं एक्चुअली म्यूचुअल फंड में काफी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ SIP के थ्रू। ओके। 2006 में मैंने स्टार्ट किया था। बीच में अभी मैंने लास्ट ईयर अपना घर लिया था तो एक बार बीच में मैंने बंद कर दी थी SIP। अभी मैंने बाद में एनालाइज किया कि मेरी उनमें से कुछ जो स्कीम्स थी वो उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो
तो अभी मैं दो अपनी बेटियों के नाम से 4 फंड में 2,500 रुपये इन्वेस्ट, मतलब मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया है। SIP नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी। ओके। तो वो जो 4 फंड है वो मैंने सिलेक्ट किए हैं। HDFC टॉप 200, ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड, UTI अपॉर्चुनिटीज फंड एंड फिडेलिटी इक्विटी फंड। ओके। तो सर एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा फंड सिलेक्शन कैसा है, क्योंकि मैंने ये आपकी मनी कंट्रोल वेबसाइट से एनालिसिस करके वहाँ पे देख करके सेलेक्ट किए थे, और वहाँ पे मैंने अपना एक पोर्टफोलियो भी मेंटेन कर रखा है। उसमें मेरे ये भी है, यूलिप्स भी है और स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड की भी। आप मेरा वो एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि आपका ये फंड सिलेक्शन कैसा है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जो बने हुए हैं हर्ष बताएंगे आपको क्या ये सिलेक्शन इनका सही है या इसको कुछ और ट्विस्ट करने की, डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। शायद बड़े शेयर्स पे इनका फोकस ज़्यादा है। एब्सोल्युटली हेमंत, आपने एक बात तो बहुत अच्छी है कि आप अपनी तरफ से खुद मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। सो आपके चांसेस जो सक्सेस के हैं वो बहुत ज़्यादा है। बाकी दर्शकों को भी मैं बता दूं, आप किसी से भी राय लें लेकिन खुद का रिसर्च जो करना है बहुत ज़रूरी होता है ना। हेमंत, आपके पोर्टफोलियो पर अगर हम आते हैं, आपने जो सिलेक्शन किया है वो बहुत अच्छे फंड्स अपनी कैटेगरी के हैं। सिर्फ एक चीज़ आप देखिए, HDFC टॉप 200, UTI अपॉर्चुनिटीज और फिडेलिटी इक्विटी, आपने 4 में से 3 फंड ये सिलेक्ट किए हैं। तीनों में का ऑब्जेक्टिव, जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है। तीनों फंड्स लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने होंगे। एक फंड या 2 फंड आप सिलेक्ट करिए ऑफ इन वन कैटेगरी। यू डोंट नीड टू बाय 3 फंड्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्टिव। सो मैं आपका पोर्टफोलियो अगर थोड़ा ट्विस्ट करवाना चाहूँगा, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ICICI अप्रूव फोकस्ड ब्लू चिप फंड में निवेश करते रहिए, उसमें 2,500 रुपया इन्वेस्ट करिए। UTI अपॉर्चुनिटीज फंड में 5,000 रुपया करिए, जो एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में से एक ही फंड चूज करिए। तीसरा, आप एक SBI मैग्नम इमर्जिंग बिजनेसेस फंड चूज करिए, जो जिसका मैंडेट है कि वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करता है, और उसमें आप 2,500 रुपया डालिए ना। इस प्रकार आपका जो पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन है वो पूरा हो जाता है, और आपका जो मैंडेट है वो वाइड स्प्रेड रहता है इन द कैपिटल मार्केट। सो ये पोर्टफोलियो शॉर्ट है और ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ओके। तो आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए अपनी फंड्स की होल्डिंग को, ये सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है हर्ष की ओर से। और इस पोर्टफोलियो के साथ अगर ये चलते हैं हर्ष, तो किस तरह के रिटर्न की उम्मीद इन्हें करनी चाहिए? 10 साल के बाद कितना फंड ये जमा कर लेंगे? वेल प्रदीप, एक्विटीज़ में हम देखें कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैव बीन अबाउट 14%। सो अगर हम 14% से ये ग्रोथ देखते हैं ओवर 10 ईयर्स, आपका पोर्टफोलियो करीबन 25 लाख का हो जाना चाहिए विद दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। ओके, तो आप यहाँ पर फिलहाल निवेश कीजिए थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हुए, और अच्छी वेल्थ आप जमा कर सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको हम ये बता दें कि NSE का जो स्मॉल कैप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसका लॉन्च हो रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक काफ़ी वक्त से इंतज़ार था SME एक्सचेंज का लोगों को, वहाँ पर वित्त मंत्री P चिदम्बरम को आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ उनके बाईं ओर UK सिन्हा सेबी चीफ, और उनके दाईं ओर रवि नारायण जो NSE के प्रमुख हैं। उन सारे दूसरे कुछ एक NSE के ऑफिशियल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एमर्ज नाम से ये SME प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है NSE की ओर से, जहां छोटी कंपनियों के इश्यूज लिस्ट होंगे, छोटी कंपनियों में ट्रेड्स होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन पे ट्रेड करने के लिए टिकट साइज थोड़ी अधिक होगी, और लिक्विडिटी शायद आपको उतनी ज़्यादा दिखाई ना दे। तो जाहिर है कि ये कुछ ज़्यादा बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले निवेशकों के लिए ही ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा कारगर होगा। इस पर और ज़्यादा डिटेल्स निकल कर आएंगे और हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन अगला सवाल मुकेश व्यास पूछ रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे। मुकेश, बताइए क्या है आपका सवाल? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर एक्चुअली मैं अपना सिप स्टार्ट करना चाहता हूँ। अभी तक कोई नया सिप स्टार्ट नहीं किया मैंने, तो उसमें मैंने कुछ फंड फाइनल किए हुए हैं। उन फंड्स के बारे में जानना चाहता था, ये फंड सही है, मतलब और कुछ फंड्स के लिए जा सकता हूँ। ओके, तो आप कुल कितने फंड्स और कितना अमाउंट डालना चाहते हैं? सर कुल फंड मेरे पास अभी 5 फंड है जिनको मैं डिसाइड किया मैं डालना चाहता हूँ, जिसके अंदर और लगभग 5,000 अमाउंट है मेरा। ओके, जिसमें SDFC इक्विटी है, ICICI प्रूव फोकस ब्लू चिप, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी, SDFC टॉप 200 और रिलायंस गोल्ड फंड। ओके, एक गोल्ड फंड है और बाकी मेरे ख्याल से आपके सारे इक्विटी फंड्स हैं। 5,000 रुपए डालने हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या इन सब में डालें या किसी एक में ही डालें? हर्ष, क्या कहेंगे आप?
मुकेश जी, आपने जो फंड सिलेक्शन किए हैं वो फंड्स अपने आप में ठीक हैं। सिर्फ ये है कि ये पांचों फंड्स जो हैं वो एक एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं, विच मीन्स फंड मैनेजर उसमें बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं और उसमें कॉल लेते हैं कहाँ पे इन्वेस्ट करना, कहाँ नहीं करना। अब अगर आपको सिर्फ 5,000 रुपये महीने का करना है, उसमें आप अगर 5 फंड चूज़ करते हैं तो शायद ये मॉनिटरिंग प्रोसेस जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा। सो मैं सुझाव दूंगा कि आप 3 फंड्स में इन्वेस्ट करिए। मैं आपको नाम बता दूं, रिलायंस गोल्ड फंड में आप 1,000 रुपये निवेश करिए, HDFC इक्विटी फंड में आप 2,000 रुपया करिए और UTI डिविडेंड यील्ड फंड में बाकी का 2,000 डाल दीजिए। ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें आपको एक मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में है और एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। सो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज हैं जो मिड कैप एंड अबव, जो 2,500 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के अबव हैं, उसमें आपका निवेश होते रहेगा। और ईच फंड जो भी हमने जैसे HDFC इक्विटी फंड बता रहे हैं उसमें भी करीबन 30 कंपनी में वो फंड इन्वेस्ट करता है। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो आपका हो रहा है। मॉनिटरिंग आपको सिर्फ 3 स्कीम्स की करनी है, गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। सो आप ऐसा ये 3 फंड्स में इन्वेस्ट करिए। सिर्फ है कि इन 3 फंड्स का जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं, आपको 2 साल में एक बार उसे इवेल्युएट करना होगा और फिर उसके बाद आप कॉल लीजिए। लेकिन ये बताइए मिस्टर व्यास कि आपके टारगेट्स क्या हैं, कितने पैसे आप जुटाने की सोच रहे हैं और कब तक? सर वैसे मेरा पहला क्वेश्चन मैंने योर मनी में पूछा था, जिन्होंने मेरे को बताया था, कुछ गाइडेंस दिया था मुझे। उसमें मैंने अपने गोल्स कुछ डिसाइड किए थे, जिसमें मैंने लिखा था अपने डॉटर्स के एजुकेशन के लिए 15 साल में लगभग मैंने 10 लाख रुपए करीब बताया था उनको। ओके। और रिटायरमेंट्स के लिए मैंने लगभग 50 लाख रुपए लिखे थे 28 ईयर्स के लिए। ओके। तो उस तरह से उन्होंने, जब मेरे को स्वाति जी के साथ में कुछ गेस्ट आए थे जिन्होंने बताया था मुझे, तो ये फंड्स उन्होंने किया था, लेकिन मैं मतलब स्टार्ट नहीं कर पाया था, तो मैंने वापस ये सवाल पूछा था एक बार। ओके। तो लेकिन आपके जो टारगेट्स हैं हर्ष, आपको लगता है कि ये अचीव हो जाएंगे जो इन्होंने अमाउंट तय किया है 5,000 रुपये उससे? शायद नहीं हो, बट आपको ये इवैल्यूएशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इतना श्योरिटी हो कि आप कितना हर महीने इन्वेस्ट करने वाले हैं। एवरी डे जो आप डिले कर रहे हैं, आपका निवेश का अमाउंट बढ़ते जाएगा। सो पहली बात मुकेश जी, आप ये करिए कि आप जो अमाउंट सिलेक्ट कर चुके हैं, फंड्स का रिकमेंडेशन आपको मिल चुका है, आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए। एंड आफ्टर यू आर कंफर्टेबल, आप 5,000 रुपये महीने में अगर कंफर्टेबल होते हैं, फिर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा सरप्लस और बच रहा है, तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं। लेकिन पहली बात, एज एन इन्वेस्टर मैं आपको ये बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आप सलाह ले रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट तुरंत करिए। एवरी डे दैट यू आर वेस्टिंग, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होते जा रहा है। आपका में अब हम उन निवेशकों की मदद करते हैं जिनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, यानी अगर आप हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हैं तो क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। हर मंगलवार हम ये बताते हैं और इस समय हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, रुंगटा कॉर्पोरेट सर्विसेज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा। जानते हैं उनसे कि इस समय क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए किसी HNI के इन्वेस्टमेंट के लिए, किस तरह का पोर्टफोलियो आप डिज़ाइन करके देंगे हर्ष? वेल प्रदीप, अगर हम HNI की कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो टिकट साइज अगर हम देखें तो करीबन 25 लाख का टू बिगिन विद वी कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। अब आप रियल एस्टेट अगर एक सेगमेंट देखते हैं जहाँ पे आपको बहुत अप्रिसिएशन के पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप अगर हम मुंबई जैसी सिटी की बात करें और आउटर पेरिफेरी की बात करें, विच इज़ अबाउट 50-60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन सिटी, एरिया सच एज अंबरनाथ, कल्याण, वासिंद, आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं अभी, और जिनमें एक मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स गिने जाते हैं, वेर अबाउट 2 BHK फ्लैट्स आपको करीबन 25-1 लाख रुपए में मिल जाते हैं। अगर हम दूसरी सिटीज़ की बात करें, आउट अदर देन मुंबई की बात करें, तो आपका जो प्रोग्राम है आपने बहुत अच्छी तरह कवर किया है, फ्यूचर सिटीज़ ऑफ इंडिया। सो बाकी जो आउटसाइड ऑफ मुंबई को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एरियाज़ वहाँ से पिकअप कर सकते हैं। हम 3-4 अगर कारण देखें कि क्यों ये एक एज एन इन्वेस्टमेंट शुड बी गुड एट दिस पॉइंट इन टाइम। पहली बात है, जैसे अपने रहने का एक्सपेंस, डे टू डे लिविंग एक्सपेंसेस आर गोइंग टू गो अप, बहुत मुश्किल होने वाला है एक अगर मिड लेवल जो एम्प्लॉयज़ हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, सिटी में, मेन सिटी में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सो इससे क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो आउटर पेरिफेरीज में ऑफ द सिटीज में हर एक सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट में आप क्या देखें, क्या आप ये देखें कि आपको रेंटल यील्ड कैसा आ रहा है जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या फिर आप कैपिटल एप्रिसिएशन पे फोकस कर रहे हैं? देखिए प्रदीप, अगर हम 25 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू देख रहे हैं और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में लीज जो रिटर्न्स होता है वो नॉट मोर देन 3% आता है। सो अगर आप देखें तो दैट विल बी अबाउट 4,000 to 5,000 रुपीज़ अ मंथ मैक्सिमम। उसके लिए आई डोंट थिंक दैट इज़ द रियल मोटिव
आप नहीं चाहते कि आप एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, लीज एग्रीमेंट्स वगैरह आप एक 4,000 रुपीज़ लीज के लिए आप करेंगे। सो फोकस क्लियरली इज ऑन कैपिटल अप्रिसिएशन। और उसके कारण है, आप अगर देखें तो उसके कारण क्यों ये इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ बढ़ेंगी। पहली बात, जैसे मैंने बताया कि लिविंग एक्सपेंसेस सिटी में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। आई मीन इट इज़ एनीवेज मोर एक्सपेंसिव। अगर हम मुंबई की बात करें, एनीबडी अर्निंग लेस दैन 25-30,000 रुपीज़ अ मंथ, वो अपने आप से फ्लैट खरीदना, एक प्रॉपर्टी खरीदना सिटी में सोच ही नहीं सकता। तो यहाँ पे उनको वो डिमांड मिलती है। तो ये एवरग्रीन मार्केट्स हैं। दूसरी बात यह है कि आप जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन्स, मोनोरेल, मेट्रोज जैसे डेवलप होंगी, जो होने वाली हैं गोइंग फर्दर, तो जो कनेक्टिविटी है, पीपल विल स्टे आउटर पेरिफेरीज में एंड दे विल कम टू वर्क इन द सिटी। थर्ड पॉइंट ये है कि ओवर टाइम हर सिटी एक्सपैंड हुई है। जो चीज़ 5-10 साल पहले सबब्स कहलाता था, वो आज सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी हो गया है। तो जब ये एक्सटेंड होंगी सिटीज, दिस विल कम एज अ पार्ट ऑफ द सबब्स। तो कैपिटल अप्रिसिएशन के जो स्कोप हैं वो बहुत ज़्यादा है इन द आउटर पेरिफेरीज ऑफ एनी मेजर सिटीज़। लास्ट पॉइंट ये है कि आज जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपके पास अगर फंड्स रेडी हैं, जो हम HNI इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, विच मीन्स ही हैज़ मनी टू इन्वेस्ट, तो आप बिल्डर के साथ हार्ड नेगोशिएशन कर सकते हैं और करंट प्राइसेस आपको 10 to 15% डिस्काउंट आपको अभी मिल जाएगा। प्लस हम कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करें ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो जो HNI जो हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहे हैं, वो आपको रियल एस्टेट में मिल सकता है दिस पॉइंट इन टाइम। ओके, नजर होनी चाहिए आपकी मुंबई जैसे बड़े शहर की पेरिफेरी में, शहर से बाहर के कुछ दूर दराज सबब्स पे जहाँ पे काफ़ी शानदार मौके मिलेंगे, या फिर कुछ छोटे शहरों पे, तो वहाँ पे आप काफ़ी बेहतर निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं। रियल एस्टेट में किसी भी HNI के लिए अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन फिलहाल दिखाई देते हैं। हर्ष की राय में। हर्ष, शुक्रिया आपका। किसी तरह का कोई डिस्क्लोजर? नो, हम म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक हमने बात की नहीं है। सो आई डोंट थिंक एनीथिंग रिलेटेड टू स्टॉक्स। शुक्रिया आपका।